हाय गाइस। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ओल्ड जेईई मेंस के और एआई ट्रिपल ई के सारे क्वेश्चंस करेंगे अप टू 2016, क्योंकि मैं चाहता हूं उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हम लोग यदि जैसे 2017, 18 और 19 को जोड़ दें तो नियरली 15-16 क्वेश्चन पेपर्स बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट वो तो आप खुद से सॉल्व करें सो डेट आपको इक्वली बेनिफिट हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्या बोलता है देखते हैं। इट सेज इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाय वेट रेशियो। ठीक है। देन बोल रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 108। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड मस्ट बी। तो देखिए बेटा, ऐसे सवाल में हमें ध्यान क्या रखना है। ऐसे क्वेश्चन में हमारे माइंड में कुछ पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि एक तो मेरे को क्वेश्चन देख के ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये कहां पे जा रहा है। ये जा रहा है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला की साइड। इस तरह से वेट रेशियो या वेट परसेंट देके हमें तो इंपेरिकल फॉर्मूला वाला ही एप्लीकेशन कराया जाता है। तो एक तो हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाए कि मैं इसको इंपेरिकल फॉर्मूला वाले मेथड से करूंगा। सेकंड जो हमारे माइंड में आ सकता है वो ये है कि क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, ऑप्शन ही देख लें स्पीड में। क्यों, मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी हमें 108 दे के रखा है। अब मैं यदि स्पीड में ऑप्शंस को देख लूं तो शायद मेरे को आइडिया लग जाए। फॉर एग्जांपल, इफ आई सी ऑप्शन नंबर डी, 9 कार्बन है, 9 कार्बन का वेट ही अपने आप में 108 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यदि मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है 2 कार्बन और 2 नाइट्रोजन मिला के 108 तो बहुत दूर की बात है। देन वी विल सी ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन नंबर बी का क्या है, डबल लिखा हुआ है एग्जैक्टली, है ना। ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नाइट्रोजन और 3 कार्बन को यदि हम लोग देखें तो 3 कार्बन का 36, एक नाइट्रोजन का हम लोगों ने लिया 14, ये 54 हो रहा है। मतलब आंसर क्या होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए। 4 हाइड्रोजन को मिला के बी में 54 बन रहा है, तो सी में क्या है एग्जैक्टली डबल 108 हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये हो सकता था कि हम लोग स्पीड में एलिमिनेशन करें। सेकेंड हम लोग यदि देखें तो अब हम लोग मेथड से भी देख लेते हैं। तो देखो मेथड के हिसाब से क्या होगा, हम लोग हमारे पास जो टेबल होते थे वो बना लेंगे। यहाँ पे एलिमेंट ले लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यहाँ पे हम लोग उनके रिलेटिव वेट रेशियो ले लेंगे, ले लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, रिलेटिव वेट रेशियो बाय मोलर मास। ये क्या है, ये रिलेटिव वेट रेशियो दिया हुआ है हमें, है ना। तो रिलेटिव वेट रेशियो बाय मोलर मास हम लोग करते थे। तो यहाँ पे 9/12 हो जाएगा, या 1/1 हो जाएगा, या 3.5/14 हो जाएगा। एग्री। फिर हम लोग क्या करते थे, जो सबसे छोटा वाला नंबर होता था उससे हम लोग सभी को डिवाइड कर देते थे। तो इसको यदि मैं देखूं तो ये कैसा बन रहा है, देखो 7 से देखो जरा, ये गया 20 टाइम्स, है ना। और 7 से बेटा ये कितने बार गया, ये गया मेरा 5 बार, मतलब ये 0.25 बन रहा है। इसको मैं देखूंगा तो ये कितना बन रहा है 0.75, ये कितना है 1। तो मिनिमम ये इससे सबको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1। तो मेरे पास कितने कार्बन आ गए इंपेरिकल फॉर्मूला में, 3। हाइड्रोजन कितने आ गए, 4। नाइट्रोजन कितना आ गया, 1। अब हम लोग क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास लगाएंगे टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन। और हम लोग एन का क्या यूज करते थे, ध्यान करो, इंपेरिकल फॉर्मूला में हम लोग एटोमिसिटी जो रहती थी उसमें एन से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर लेते थे। तो ये मास कितना हो रहा है बेटा 54, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया है 108, सो दिस एन विल बी इक्वल टू 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा C6H8N2। आई होप इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा हमारे सामने, इट सेज with increase of the temperature which of these changes। मतलब क्या, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। हम लोग यदि इसमें बात करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले दिया मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। देन हम लोग बात करें तो वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट which is number of moles of the solute divided by total moles. Then we have molarity, which is number of moles of the solute divided by volume in
लीटर, देन वी हैव मोल फ्रैक्शन ओनली, अगेन ऐसा। तो ये देख के ही आप टिक मार दोगे। हमारा जो वीडियो लेक्चर है रिवीजन वाला, उसके एंड में हम लोगों ने इसके बारे में ही बात की है सबसे एंड में। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि वॉल्यूम से अफेक्ट होगी, दैट विल बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एज वेल, एज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो जो मोलरिटी है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच सेज नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम Fe इज। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे हमारे माइंड में एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या था। बताया आप लोगों को, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू होता है बेटा n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एग्री करते हो? तो यही करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय Na, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 व्हेन इट इज एट एसटीपी। तो यहाँ पे मास दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास वाला फंडा यूज करेंगे। ये हो गया गिवन मास, इट विल बी डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय Fe, एक मोनो एटोमिक एलिमेंट है तो एटोमिसिटी हो जाएगी 1। सो दिस इज क्लियरली 10। मेरे पास 10 Na क्या है, एटम्स है। अब देखो जरा, ट्वाइस डेट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, क्या बोल रहा है, इट इज ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या बोल रहा है, ट्वाइस डेट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। 60 ग्राम ऑफ कार्बन के कंपेयर में एक्जैक्टली डबल है ये एटम, बोल रहा है। देख लेते हैं 60 ग्राम कार्बन में कितने होंगे, ये Fe के लिए निकाले मैंने। ऑप्शन नंबर ए के लिए क्या हो जाएगा, अगेन n कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। तो बेटा ये क्या आ गए 5Na, तो 5Na के एक्जैक्टली डबल नंबर ये लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखते हैं तो देखो क्या लिखा है, वो 1/10 ऑफ Na लिखा हुआ है, तो हो ही नहीं सकता था, ये एक्जैक्टली उसके 100 टाइम ज्यादा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नाउ आई हैव क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच सेज what volume of hydrogen gas at 273 Kelvin and 180 atm pressure will be consumed in obtaining 21.6 gram of elemental boron from the reduction of boron trichloride by hydrogen। सवाल क्या बोल रहा है देखिए, पहले तो क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं इनके हिसाब से कि भाई आपके पास है BCl3, आप लेके आ रहे हो हाइड्रोजन गैस और आप क्या करा रहे हो, यहाँ पे बोरॉन को रिड्यूस करा रहे हो, मतलब बोरॉन अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा HCl। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगी बेटा, बैलेंसिंग, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 HCl और 2 बोरॉन। आई होप इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। तो अब ये क्या बोल रहा है देखना, पॉइंट को पकड़ना जरा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 21.6 ग्राम ऑफ बोरॉन। उसके लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा ये पूछ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो जरा समझना, हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम एट एसटीपी यही होता है। तो यदि मैं कैसे भी करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल पाया विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 21.6 ग्राम ऑफ बोरॉन, आई विल बी इजिली कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम। एग्री करते हो? तो देखो आप लोगों को ध्यान है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड बाय 3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरॉन प्रोड्यूस्ड बाय 2 करते थे हम लोग, है ना। ये रिलेटिव रेशियो लेते थे हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ मुझे चाहिए मोल्स, क्या लिखा है मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास जब मैं कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 2 मोल्स। क्लियरली दिख रहा है कि 2 मोल बोरॉन के बने हैं, और यहीं से क्या दिख रहा है, टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ बोरॉन यू नीड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब कितने मोल लगे होंगे हाइड्रोजन के, 3। तो आंसर विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। समझ में आया? तो आंसर विल बी 67.2, ऑप्शन नंबर ए। इतना सॉल्व करने में टाइम जाता नहीं, आप बस ये लिखते, माइंड में कर लेते ये सब। तो मेरा तो काम है एक्सप्लेन करना है एक एक चीज, इसलिए मैं इतना कर रहा हूं, और क्लियरली आ जाता कि ये है तो ये 3 मोल होंगे, 3 मोल होंगे तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
25 ml of a solution of barium hydroxide on titration with 0.1 molar solution of hydrochloric acid gave a liter value of 35 ml. मतलब 35 ml HCl से रिएक्ट करा है इनडायरेक्टली वे में. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. द मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाज. तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, इट इज रिएक्टिंग विथ HCl और उसके लिए HCl का जो लीटर वैल्यू लग रहा है डेट इज 35 ml. इसका 35 ml कंज्यूम्ड हुआ है जब इसका 25 ml कंज्यूम्ड हुआ था. इसके बारे में हमें बताया गया है कि इट इज 0.1 मोलर एंड नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन अबाउट इट्स मोलैरिटी. अब ये दोनों कंप्लीट रिएक्ट किए हुए हैं, क्या बन रहा होगा, BaCl2 बन रहा होगा और साथ में क्या आ रहा होगा 2H2O. बैलेंसिंग कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. यहां से मोलैरिटी को निकालने के लिए हम लोग इनको इक्वेट कर देंगे जस्ट लाइक अ केमिकल रिएक्शन जैसे हम लोग करते थे. बस हमें यहाँ पे ध्यान के रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम से. मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम था. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. तो देखो अब होगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस दैट इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस दैट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 35. अब देखो मैं मोल्स वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्चुअली ये मिली मोल है क्योंकि वॉल्यूम इज इन ml, वो समझ जाना आप, ठीक है. डिवाइडेड बाय 2 ये करेंगे हम लोग, एग्री. तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल यहां से मोलैरिटी कितना आ रहा है बेटा, देखो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 5 से मैं इसको उड़ा दूं 5 टाइम्स और इसको उड़ा देते हैं 7 टाइम्स, तो हो गया 0.7 डिवाइडेड बाय 10, 0.7 बाय 10. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.07 मोलर. या फिर आप क्या कर सकते थे इतनी मेहनत करने की जगह, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते थे कि कभी भी कोई भी दो सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो उनके इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्वल. तो इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कर लेते हैं. इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ दिस बेस, the number of OH minus which can be donated. So this is 2 multiplied by molarity multiplied by volume, and this will be equal to क्या, n factor 1 multiplied by molarity which is 0.1 multiplied by volume which is 35. इसको भी सॉल्व करते आंसर सेम ही आता. अब ये मिली इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना वॉल्यूम ml में. तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of the urea solution is, मोलैरिटी बताना है हमें, ऑप्शन में कैपिटल M लिखा हुआ है और एवोगैड्रो का वैल्यू हमें लेना है 6.02 into 10 to the power 23 पर मोल. तो देखिए हमें मालूम है कि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, ऐसा यही होता है. तो वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन, कैसे भी करके यदि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो इजीली हमारे पास क्या है बेटा, मोलैरिटी का वैल्यू आ जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे पास 6.02 into 10 to the power 20 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 to the power 23. यही होता है ना नंबर ऑफ मोल्स गिवन पार्टिकल बाय Na. सो दिस विल बी इक्वल टू 10 to the power -3. एग्री करते हो. तो यहां से अब मैं जब मोलैरिटी देखूंगा तो बेटा क्या आएगा, यहां से मेरे पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो दिस विल बी 10 to the power -2. तो आप एक बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, कि कभी भी मैं कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर करके कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझे, फिर भी मुझे 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा किसी भी सवाल में नहीं लग रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जेईई मींस इतना ज्यादा इजी होने वाला है कि इफ यू हैव गुड प्रैक्टिस नॉट माइंड. देखो सारी चीजें डायरेक्ट आ रही हैं, सारे क्वेश्चन बेटा अभी तक डायरेक्ट ही आए हैं जो नोट्स में होते हैं. यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपका स्कोर एटलीस्ट मेंस में तो कोई भी नहीं रोक सकता है. एडवांस की बात मैं तब करूंगा जब मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने. और हमें एक बात और क्या ध्यान रखना है इसके बेस पे कि क्वेश्चंस को देख के मेरे को एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जब हर सवाल बहुत इजी आ रहा है और डायरेक्ट नोट्स में से दिख रहा है कि यदि मैंने प्रैक्टिस की और अच्छे से डेडिकेटली 2 साल पढ़ा या जितना भी रिमेनिंग टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज किया
तो मुझे अच्छे एनआईटी में जाने से एटलीस्ट कोई नहीं रोक सकता है ना। यदि मैं कहीं भी एटलीस्ट यदि मेंस के स्कोर में लैग कर रहा हूं तो वो मेरे एफर्ट्स में कमी है, थिंग्स आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट, या मेरी प्लानिंग में कोई कमी है, जो मेरा पढ़ने का तरीका है। एडवांस की बात मैं तब करूंगा जब मैं एडवांस के क्वेश्चंस ले रहा हूंगा, क्योंकि तब किसी क्वेश्चन को डील करके आपके सामने उसके बारे में बात करना ज्यादा लॉजिकल होगा। आइए तो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरस एसिड। मतलब हमारे सामने क्या है, H3PO3 का एक सॉल्यूशन है। द वैल्यू ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन KOH इज रिक्वायर्ड। तो मतलब क्या बोल रहा है, देखो, न्यूट्रलाइज कंप्लीटली, किसको न्यूट्रलाइज करना है, इस एसिड को। किससे न्यूट्रलाइज करना है बेटा, KOH से। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना मतलब क्या, कंप्लीटली रिएक्ट करा देना। और यदि कभी भी दो चीजें कंप्लीटली रिएक्ट करेंगी तो उनके इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्वल। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। तब क्या आएगा, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या होता था, एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सिमिलरली बेस के लिए भी हो जाएगा, एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द नंबर ऑफ H प्लस विच कैन बी डोनेटेड बाय दिस एसिड, क्या होगा, इट इज 2। अब देखो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी विच इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। so now this will be equal to n factor of KOH which is 1 multiplied by 0.1 multiplied by volume। इससे ये कैंसिल हो गया, वॉल्यूम सीधा कितना गया, 40। या फिर हम लोग मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते थे। कैसे, रिएक्शन लिख लो भाई कि आपके सामने H3PO3 है, इट रिएक्ट्स विद 2 KOH and gives K2HPO3 plus 2H2O, ऐसा है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख दो बेटा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दो दोनों साइड, तो आपको क्लियर हो जाएगा सवाल एक बार में पूरा कि क्या होने वाला है। तो गाइस देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। इट सेज द अमोनिया evolved फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ 0.30 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन was passed in 100 ml of 0.1 molar sulfuric acid. The excess of acid required 20 ml of 0.5 molar sodium hydroxide solution for the complete neutralization. The organic compound is. तो देखो, पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। मान लो आपके सामने ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में पड़ा हुआ है H2SO4। दूसरा कोई एक कंटेनर था, दूसरे कंटेनर में कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक कंपाउंड में से क्या हुआ बेटा, हम लोग नाइट्रोजन का आइडिया ले रहे थे, वहां से अमोनिया गैस निकली, इससे पास कराई। अब अमोनिया गैस होती है बेसिक, भाई ठहरा एसिडिक, तो क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेंगे डेफिनेटली एसिड और बेस। तो कुछ रिएक्ट कर गई, लेकिन H2SO4 फिर भी बच गया, तो उसके लिए हम लोग क्या लेके आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH। इतना क्लियर है। मतलब यहां से जो अमोनिया निकली है और हम लोगों ने बाद में NaOH जो लेके आया है, उन दोनों ने मिलकर न्यूट्रलाइज किसको किया है, H2SO4 को। तो बोल रहा है कि अमोनिया बताओ भाई किस कंपाउंड में से आई है, देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अमोनिया कहीं से भी आई हो, फॉर्मूला वगैरह थोड़ी चेंज हो जाएगा। फिर हमें अमोनिया किस बारे में आइडिया देगा, हमें अमोनिया फिर इस बारे में आइडिया देगा, अमोनिया का जो भी वेट वगैरह आएगा कि 0.3 ग्राम ऑफ विच ऑफ दिस कंपाउंड कैन गिव दैट मच ऑफ अमोनिया। पॉइंट क्लियर है, जो हमें रिक्वायर्ड था। तो देखो होगा क्या, यदि H2SO4 से हमारे सामने NaOH और अमोनिया कंप्लीटली रिएक्ट किए हैं, तो क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये दोनों मिलके इस अकेले से रिएक्ट किए ना, एग्री। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस अमोनिया। अब क्या हो जाएगा, देखो H2SO4 के इक्विवेलेंट कितने होंगे बेटा, n फैक्टर विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। दिस मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH विच इज n फैक्टर विच इज 1 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी विच इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या आ गए, अमोनिया आ गए यहाँ पे। तो यहां से ये क्लियरली दिख रहा है कि ये 20 है और ये 10 है, तो यहां से मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए हमारे सामने, 10। ये कंफ्यूज मत होना यार, मैंने क्या बोला है कि मैं इक्विवेलेंट ही लिखूंगा, मिली इक्विवेलेंट को भी। वॉल्यूम हमारे सामने ml में है तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। मिली लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा बार बार। अब जरा देखो, ये आ गए
ठीक है, तो देखो अब मुझे मालूम है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स का जो एक फॉर्मूला है दैट इज आल्सो, इस केस में ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मिलीमोल्स, है ना। तो एन फैक्टर क्या होगा बेटा, एन फैक्टर होगा इस केस में, अब ये बेस के लिए या तो नंबर ऑफ ओ एच माइनस विच कैन बी डोनेटेड या नंबर ऑफ एच प्लस विच कैन बी एक्सेप्टेड। मुझे मालूम है कि अमोनिया केवल एक एच प्लस ही एक्सेप्ट करता है जब NH4 प्लस बनाता है ना, एक ही लोन पेयर उसके पास, तो एन फैक्टर विल बी 1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मिलीमोल्स जो आएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया आएंगे दैट विल बी 10। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो आएंगे दैट विल बी 10 into 10 to the और माइनस 3। एग्री करते हो, विच इज नथिंग बट 10 to the और माइनस 2। एक अमोनिया से एक नाइट्रोजन आता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा बेटा, 10 to the और माइनस 2। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो देखो अब आगे क्या होगा, यदि मैं परसेंट वेट निकालू नाइट्रोजन का तो क्या होगा बेटा, वो टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन which will be number of moles multiplied by molar mass divided by total weight of the compound taken which is 0.3 multiplied by 100। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, इससे गया ये 14 by 0.3, so this must be equal to somewhere about 46.6%, ऐसा मान लो, ऐसा कोई नंबर बढ़े, ऐसा कोई नंबर बनेगा। तो अब मेरे गिवन ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन के लिए ये वैल्यू मैच कर जाएगी नाइट्रोजन की, वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो अब जरा देखो, यदि हम लोग देखेंगे तो स्पीड में पहले तो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट ही कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स का हम लोग परसेंट कंपोजिशन थोड़ी निकालेंगे। तो देखो जैसे मेरे सामने सबसे पहले मैं बेंजामाइड की बात करूंगा, तो बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CONH2। क्या, C6H5CONH2। अब इसमें ये एक अकेला नाइट्रोजन 50% वेट के बराबर हो सकता है नियरली, नहीं है ना। नाइट्रोजन का वेट क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल के वेट के नियरली 50%, ये देखो 50% से थोड़ा सा कम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमने एलिमिनेट मारा एकदम स्पीड में, समझ में आया क्या। ठीक है, देन हम लोग सिमिलरली बात करेंगे, हमारे सामने जो नेक्स्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, देख लेते हम लोग। ऑप्शन नंबर डी इज थायो यूरिया। थायो हम लोग कब लगाते हैं, व्हेन वन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर। तो थायो यूरिया में क्या हो जाएगा बेटा, NH2 C डबल बॉन्ड S NH2। अब यदि हम लोग यहां से बात करेंगे तो नाइट्रोजन का वेट कितना होगा, 28, है ना। इन दोनों का वेट जरा देखो मिला के, 32 प्लस कितना 12, 44 हो गया, प्लस ये जोड़ दो 48 हो गया, वो 48 और ये 28, सीधा सीधा 2/3 के आसपास हो रहा है इसका वेट परसेंट, मतलब 33-35% ऐसा हो रहा होगा। इट इज नॉट क्लोज टू 46%। हटाओ ऑप्शन नंबर डी, देन वी विल टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो देखो बेटा हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए जो है वो है यूरिया और ऑप्शन नंबर सी है। तो मैं पहले सी की बात करता हूं, सी है मेरे सामने एसिड अमाइड। एसिड अमाइड क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2। अरे क्लियरली दिख रहा है यार, ये अगेन नियरली 50% नहीं है, मुझे आंसर नियरली 50% चाहिए। जाता हूं अब मैं कहां पे, यूरिया में, CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2। दो नाइट्रोजन मिला के देखो 28, इनका मास भी 28 और फिर दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, मतलब ये समवेयर अराउंड लेस देन 50% है, तो CONH2 वाला आंसर आएगा करेक्ट। मैं सबसे पहले ये भी उठा के आपको आंसर बता सकता था, लेकिन वही बात है कि फिर आगे क्या एलिमिनेट हम कैसे करेंगे, है ना। तो ऐसा पूरा कैलकुलेशन नहीं करना था, डायरेक्ट हो जाता। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टू सॉल्यूशंस ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब डिसोसिएट नहीं होने वाले हैं, आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 480 ml of 1.5 molar of the first solution and 520 ml of 1.2 molar of the second solution लिया गया है, और बोल रहा है कि व्हाट इज द फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम लोग यदि बात करें, क्लियरली बात कर रहा है कि मैं मिक्स कर रहा हूं दो सॉल्यूशन, तो इट इज क्लियरली अ केस ऑफ मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। फॉर्मूला क्या था मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। समझ में आया क्या। तो देखिए अब ये फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं तो क्या होगा, M1 विच इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय V1 विच इज 480 प्लस M2 विच इज 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 520 डिवाइडेड बाय, दोनों का सम किया तो ये हो गया हमारे सामने 1000।
है ना। अब देखो 480 240 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूं मैं इसको, 3/2 बना दिया, मतलब 3/2 करके, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 720। सिमिलरली हम लोग इसको देखेंगे तो इसको तो सीधा उड़ा दो, ये डॉट से ये गया, और ये हो जाएगा हमारे सामने कितना, ये हो जाएगा मेरे सामने 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 बना यहाँ पे। देन 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 60, और वहां से हम लोगों ने क्या लिया 2 कैरी फॉरवर्ड कराया। फाइनली हम लोग देखेंगे तो 1344 ये आ जाएगा, और नीचे क्या है बेटा 1000, है ना। तो आंसर विल बी 1.344। अब जरा देखिएगा जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का भी रिक्वायरमेंट था नहीं, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखो मोलैरिटी क्या होता है, एक वेटेड एवरेज है। ये मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में जो कर रहा हूं ये क्या है, वेटेड एवरेज। कहने का मतलब क्या है, यदि हमारे सामने मान लो 5 पेन हो 10 रुपीज के, देन 10 बुक्स हो 50 रुपीज ईच की, और कोई बोले व्हाट इज द एवरेज प्राइस, क्या करते थे हम लोग, ध्यान है, हम लोग पहले टोटल प्राइस निकाल लेते थे, जैसे यहाँ टोटल मूल्स निकाल लिए, देन डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स कर देते थे, जैसे यहाँ पे हम लोग टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमारे सामने आ जाता था प्राइस पर आइटम, वैसे ही हमारे सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल्स पर वॉल्यूम। इट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज, है ना। तो एवरेज तो हमेशा बेटा हमारा मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के बीच में ही आता है, तो उस लॉजिक से मेरा जो एवरेज आएगा 1.2 से लेके 1.5 के बीच में आना चाहिए था। अब देखना 2.70 ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, देन ऑप्शन नंबर सी 1.5 एक्सट्रीम भी नहीं हो सकता है, मतलब 100% यही लेके रखा था, ये था ही नहीं। 1.2 नहीं हो सकता है, एक्सट्रीम नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी वाज द ओनली आंसर। बिना सॉल्व करे टिक मार के आगे चले जाते हैं। तो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। इट सेज इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass, the mass of 1 mole of the substance will be। देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो समझना जरा, हम लोग यदि देखें सबसे पहले तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास ये होता है हमारे सामने एक्चुअल मास, एक्चुअल मास ऑफ द सब्सटेंस divided by 1/12 mass of C12 carbon atom, mass of C12 carbon atom। तो एक्चुअल मास ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द C12 कार्बन एटम मास। तो देखो अब जरा होगा क्या, हम लोग यदि यहां पे देखें, अब हमें बोला जा रहा है कि आप क्या करिए 1/6 कंसिडर कर लीजिए इंस्टेड ऑफ 1/12, मतलब आपका ये जो अभी नंबर आ रहा है उसको आप एक हिसाब से क्या करिए डबल कर दीजिए, यही बोल रहा है। क्यों, नया अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास बनेगा ये क्या होगा, देखो इट विल बी एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय 1/6 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ C12 कार्बन एटम। तो ये तो पहले भी सेम था अभी भी सेम है, ये वाला पार्ट भी पहले भी सेम था अभी भी सेम है, लेकिन हम लोग यदि देखें पहले के कंपेयर में ये वाला जो नंबर है अब वो डबल हो चुका है। पहले नीचे क्या था डिनोमिनेटर में 1/12, अब क्या है डिनोमिनेटर में 1/6, मतलब डिनोमिनेटर जो है पहले के कंपेयर में क्या हो गया है डबल। तो ये रेशो जो है विच इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या हो जाएगा बेटा पहले के कंपेयर में हाफ, क्योंकि पहले ये जो 12 था घूम के आ जा रहा था ऊपर, तो अब क्या आएगा ऊपर केवल 6 आएगा, तो पहले के कंपेयर में अब जो रेशियो आएगा एक्जेक्टली हाफ। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। तो गाइस देखिए अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट सेज हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मतलब हमारे सामने मैग्नीशियम फॉस्फेट जो है इसके कितने मोल में लूंगा तब जाके मेरे को 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। बहुत सिंपल है, देखो नॉर्मल लॉजिक लगाना। यदि मैं देखूं जब इसका 1 मोल रहेगा मैग्नीशियम फॉस्फेट का, क्या 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो ये कितना मोल कंटेन कर रहा है, कंटेन 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स। एग्री करते हो,
1 mole of magnesium phosphate will contain 8 mole of oxygen atoms. तो some x mole will contain क्या? 0.25 मोल. खत्म. 1 by x will be equal to 8 by कितना? 0.25. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x will be equal to 0.25 by 8. ये ऐसा बन गया. 1 by 32 आ रहा है ना? 1 by 32 आ रहा है तो इसको क्या लिख लो? 1 by 32 आ रहा है, ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो. So now this will be 3 point something multiplied by 10 to the power minus 2. So option number D would be the correct answer. So now we are dealing with question number 12. It says density of a solution of acetic acid in water is this. What is the molality of the solution? क्या सवाल है. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. ध्यान आ रहा है कुछ? फॉर्मूला लिखाया गया था ना बेटा इसका. आप लोगों को ध्यान हो तो रिवीजन लेक्चर में मैंने फॉर्मूला बताया था, और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि इस फॉर्मूले को अपन अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे आपको डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी अलग करोगे, मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी अलग करोगे. डेंसिटी के फॉर्म में ये फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? देखो, m मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय m प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000, ये बनता है. यह है मेरा मोलैरिटी, और अंदर जो m भी लिखा है डेट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो हम लोगों को इसमें पूछा गया है मोलैरिटी. निकाल लेते हैं. डेंसिटी कितना दिया है? डेंसिटी इज गिवन एज 1.02. मोलैरिटी कितना बेटा? 2.05 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे क्या आ जाएगा? 1 बाय m प्लस व्हाट इज द मोलर मास? एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? एसिटिक एसिड है हमारे सामने CH3 COOH. इसको हम देखेंगे, 2 ऑक्सीजन 32, 2 कार्बन कितने हो गए? 24, 56 हो गया, 4 हाइड्रोजन 60. 60 बाय 1000 आ जाएगा यहाँ पे. यहां से हम लोग स्मॉल m निकाल लेंगे. तो इसको यदि मैं देखूंगा तो ये बनेगा मेरे सामने 1.02 इज इक्वल टू 2.05 बाय स्मॉल m प्लस, इसको मैं लिख देता हूं, रफली मैं लिखता हूं 12 मान लीजिए, डिवाइडेड बाय 100. एग्री करते हो? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना? देन हम लोग यदि इसको देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? देखो, इसको मैं साइड लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा 1.02 माइनस 12 बाय 100, 102 माइनस 12 बाय 100, 90 बाय 100. समझ में आया क्या मैं क्या बोला हूं? 90 बाय 100 मतलब ये वाला पार्ट बना मेरा 0.9. तो ये हो जाएगा मेरे सामने समथिंग लाइक दिस. 0.9 इज इक्वल टू 2.05 बाय m. तो यहां से m क्या बनेगा? दिस विल बी इक्वल टू 2.05 बाय 0.9. तो यहां 1 होता तो 2.05 आंसर आता. इट विल बी समथिंग मोर देन 2.05. तो आंसर आई थिंक विल बी ऑप्शन नंबर ए. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. और यहां से एक बात और समझते जाना कि कैसे हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना है ना? हमारे माइंड में ये पार्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए. एंड दैट विल बी ओनली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, है ना? उठाओ, टाइप कर दो एक बार में, उसका आदत मत डालो. डायरेक्ट खुद का माइंड अप्लाई करने का कोशिश करो. आप ये सोचोगे कि वहां जाके हम डायरेक्ट कर लेंगे, अभी कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो रियलिटी में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. माइंड इतना शॉर्टकट तरीके से सोच नहीं पाएगा. आप जो अपने पुराने मेथड है उसके हिसाब से करते जाओगे और वो और टाइम वेस्ट करेगा. यदि 10 या 15 मिनट भी आपने लूज कर दिए तो 2-3 सवाल बनाने का टाइम चला जाएगा. मतलब 10-12 नंबर कम. मतलब हो सकता है NIT मिल रहा हो तो उससे बाहर हो जाओगे, या फिर टॉप 3 NIT मिल रहे थे तो वहां से कोई टॉप 10 के बाहर के NIT में पहुंच जाओगे. सो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू सेव टाइम. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं. प्रवचन तो चलता ही रहेगा. तो देखिए गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं. इट सेज द डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ अ 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 बाय मास विल बी. तो यार यदि आप लोगों को ध्यान है कि मैंने मोलैरिटी को कैसे करके परसेंट WIV या फिर देन परसेंट WIW से रिलेट किया था, तो आप ये सवाल जरा में कर लेंगे. ध्यान है, मैंने क्या लिखा था? मोलैरिटी, मैंने लिखा था मोलैरिटी विल बी इक्वल टू परसेंट WIV इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. देन आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था परसेंट WIV क्या होता है? इट इज परसेंट WIW इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पे मोलैरिटी का ये फॉर्मूला बन जा रहा था.
तो बेटा डेंसिटी पूछिए, बाकी सब दिया हुआ है। देखो मोलैरिटी इज गिवन एज 3.6%, W by W इज गिवन एज 29, डेंसिटी निकालनी है, डी लिखा, दिस इज 10, यहाँ पे आ रहा था नीचे 98, है ना। तो देखो अब जरा क्या बन जाएगा हम लोग यदि बात करेंगे तो देखो अब इसको कैसा लिख लेंगे, दिस डेंसिटी विल बी इक्वल टू नाउ 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 98 डिवाइडेड बाय, हम लोग यदि बात करेंगे तो यहाँ आएगा 29 और फिर आएगा 10। अब जरा देखना, इसको मैंने हटाया और इसको भी 10 किया। अब जरा पॉइंट्स को समझना, मैं बहुत लॉजिकली जा रहा हूं, कैलकुलेशन को देखना कैसे अपन लोग फास्ट करेंगे। मैं अज्यूम करूं 2 मिनट के लिए कि यदि मैं इनको रिलेटिवली 35/28 जैसा कुछ मान लेता, तो 7 से मैं इसको काटता 5 टाइम्स, इसको मैं काटता बेटा 4 टाइम्स। एग्री करते हो? अब देखो फिर मैं देखूंगा यदि ये 100 होता तो ये 500 बनता, ये क्या है लेकिन 100 माइनस 2, तो ये क्या बनेगा 500 माइनस 10, मतलब 490 बना। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है मेरे पास 490। समझ में आएगा हीरो? देखो अब 490 डिवाइडेड बाय 4, यदि 500 डिवाइडेड बाय मैं 4 करता तो आता 125, तो 490 डिवाइडेड बाय मैं 4 करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 125 से जस्ट छोटा नंबर, 122 के आसपास ऐसा कोई नंबर, 122.5। तो 122.5 डिवाइडेड बाय 100 क्या, 122.5 डिवाइडेड बाय 100 क्या आंसर, 1.22। समझ में आया क्या? दिस इज हाउ वी हैव टू डू द कैलकुलेशन, बहुत फास्ट एकदम। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि हमारे सामने एक रिएक्शन देके रखी है, 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl गिव्स 2 Al3 प्लस 6 Cl माइनस प्लस 3 H2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को अब हम लोग पढ़ेंगे तो 11.2 लीटर ऑफ H2 at STP, मतलब हाफ मोल ऑफ H2 at STP इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ HCl। देख लेते हैं, 6 HCl क्या दे रहा है बेटा, 3 H2 दे रहा है, तो डेफिनेटली 1 HCl क्या देगा, हाफ H2 देगा, हाफ मोल H2। सही बात है, रिएक्शन में क्या दिख रहा है, 6 moles of HCl will give us 3 moles of hydrogen gas, so definitely 1 mole of HCl will be giving us half mole of H2। I hope it is clear to you till now। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इट्स अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब आपके सामने CxH4 जैसा कुछ है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके X CO2 बना रहा होगा बेटा, साथ में Y/2 H2O बना रहा होगा। तो यहां पे जो वाटर आ रहा है वो है हमारे सामने 0.72 ग्राम एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन? तो करते हैं स्टार्ट, बहुत इजी है। देखो जरा हम लोग यदि इसको देखेंगे तो होगा क्या, सबसे पहले तो अब हम लोगों को यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन कितना बनेगा, देखो मान लो मैंने यहाँ लिखा O2, मुझे मालूम नहीं है इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आएगा, मैंने माना P, लेकिन दोनों साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होने चाहिए, सेम। तो कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम दोनों साइड। यहाँ से कितने होंगे ऑक्सीजन, देखो P मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय P बना। यहाँ से कितना ऑक्सीजन आया है, 2x प्लस y/2 इंटू 1, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या रही बेटा, x प्लस y/4, क्या रहा है बेटा, x प्लस y/4। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखो यहाँ पे आया x प्लस y/4, तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्योंकि ये दोनों एक ही रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय x मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय y/2। एग्री करते हो? ये हो जाएगा ना किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो रहता है वो इक्वल रहता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखो ऐसा मेरे माइंड में इसलिए आया है क्योंकि एक तो इन दोनों का कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो इनको मैं यूज कर नहीं सकता हूं। और दूसरी बात यह है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स और वाई का रेशियो ही तो चाहिए, वो तो मैं यहीं से निकाल लूंगा यदि मैं इनके मोल रिएक्टेड को रिलेट कर लूं तो देखो अब क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड दैट इज 3.08 डिवाइडेड बाय 44, ये किसका हो गया, CO2 का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड फॉर वाटर दिस विल बी 0.72 डिवाइडेड बाय 18। समझ में आया क्या? अब जरा देखना, तो देखो इसको मैं देखूंगा तो ये नियरली कितना आ रहा है, ये कटेगा नियरली 7 टाइम्स ऐसा कुछ, और यहां से मैं इसको देखूंगा तो ये कट रहा है बेटा 4 टाइम्स।
तो देखो अब इन मोल्स को मैं रखूंगा जब इस रेशियो में, तो क्या होगा 7 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय x विल बी इक्वल टू, देखो ये क्या है y/2, पॉइंट पूरा ध्यान दो, y/2 है ये। तो यहां से यदि मैं देखूंगा तो होगा क्या, देखो नंबर ऑफ मोल्स 4 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय y/2, 2 गया ऊपर, इससे गया ये, तो यहां से क्या बन रहा है 7 और यहां से क्या बन रहा है 8, तो 7/x इज इक्वल टू 8/y। तो यहां से x/y का मेरे पास रेशियो क्या आ रहा है, जरा देखो, ये x गया ऊपर, 8 आया नीचे, ये आ रहा है मेरे पास 7/8, मतलब मुझे C7H8 वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना पड़ेगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई भी डाउट आपको रहेगा नहीं। तो हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। एकदम इजी था ये सवाल।